नमस्कार मित्रों, हमने पिछली क्लास में समायोजन की जो हमारी अधूरी क्लास रही थी उसको आज हम पूर्ण कर देंगे। आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा और वापस इस स्लाइड पर हम आज इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। तो पिछली क्रम में क्या था, 30 सेकंड में मैं आपको पुनः रिवाइज करवा देता हूं कि हम थे कहाँ। तो हमारी जो है वो समायोजन में हमने पहले अर्थ पढ़ लिया था कि व्यक्ति जो भी आप व्यवस्थित रूप से कार्य करते हो वो समायोजन है दोस्तों। और समायोजन की बाद में हमने विशेषताएं पढ़ ली थी। फिर समायोजन में शेपर नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति की मानव की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं, व्यवस्थित रूप से करता है, उसी को जो है समायोजन कहते हैं। फिर हमने कुसंयोजन पढ़ा कि समायोजन का उल्टा यानी कि विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल नहीं बैठा था। इसके 5 कारण पढ़े हमने कुसंयोजन के, तनाव, दबाव, फिर हमने पढ़ा भग्नाशा या कुंठा, फिर पढ़ा चौथा दुश्चिंता और द्वंद। क्रम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है लगातार, लेकिन आपको ये 5 नाम याद रखने होंगे। फिर हमने पढ़ा कुर्ट लेविन के ने जो दोस्तों 4 प्रकार बताए, उपगम, उपगम यानी पद्धति, परियार, वर्जन, नेगेटिव, नकारात्मक यानी उपगम परियार और बहु उपगम परियार या बहु पद्धति वर्जन। फिर हमने पढ़े थे समायोजन के 4 प्रकार मैंने बताए थे, 4 उपाय या समायोजन तंत्र के। पहला प्रत्यक्ष माफ कीजिए, पहला पढ़ा हमने, ये पढ़ेंगे प्रत्यक्ष जो पढ़ लिया था पिछली क्लास में। दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा है दोस्तों आपके आक्रामक और चौथा है क्षतिपूर्ति। तो इसमें प्रत्यक्ष में हमने पढ़ लिया था बाधा निवारण, जैसे कि व्यक्ति के कार्य में बाधा आती है कि छोटे बच्चे को नजर से बचाने के लिए माथे पर टीका लगा देना। दूसरा पढ़ा मार्ग परिवर्तन, जिसमें जो है वो व्यक्ति अपने कार्य खुद से सफल नहीं होता, दूसरे को सुन लेना, जैसे कि खुद से पढ़ने के बाद असफल होने पर बार बार किसी मार्गदर्शक शिक्षक को सुन लेना। तीसरा हमने पढ़ा इसी में प्रत्यक्ष में लक्ष्य प्रतिस्थापन, यानी व्यक्ति बड़ा लक्ष्य लेकर चलता है, उसमें असफल होता है तो उसी की प्रकृति का जो है वो लक्ष्य प्राप्त करती संतुष्टि प्राप्त करता है, जैसे कि आईएएस की परीक्षा में सफल होने के बाद आरएस की प्रकृति आरएस बन जाना। फिर चौथा पढ़ लिया था आपने निष्कर्ष या निर्णय, यानी व्यक्ति के द्वंद की स्थिति में 2 परिस्थिति में निर्णय लेना, जैसे कि 2 भर्तियां एक साथ जो है सफल हो गया, उस सफल व्यक्ति में एक चुनना, ये हो गया निष्कर्ष निर्णय। आज हम इस टॉपिक पर आ चुके हैं वापस। पुनः सेकंड रहेगा हमारा अप्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष हमने पढ़ लिए। अप्रत्यक्ष में पहला है दमन दोस्तों। आपको करना क्या याद रखना है, प्रत्यक्ष में 4 नाम याद रखने हैं दोस्तों, याद होने चाहिए आपको। अप्रत्यक्ष की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दमन का क्या होता है कि व्यक्ति इच्छा की पूर्ति नहीं, उसे दबाकर संतोष की प्राप्ति कर लेता है। व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वो क्या करता है, संतोष की प्राप्ति। जैसे कि आपसे होता तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आप उछलते हो, इसमें समझ नहीं आएगी। दूसरा उदाहरण यही है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई आके कह रहा है कि आप पढ़ते नहीं हो, तो आपसे कोई वो उम्र में मान लो कोई व्यक्ति है, आप घर पर बैठे हो, आपको कोई आपसे उम्र से बड़ा व्यक्ति है जिसका आप समाज और आपके घर वाले सम्मान करते हैं, वो आकर कहता है पढ़ते नहीं हो और आपको लगता है अंदर से क्रोध आता है कि इसको मैं जो है वो पीट दूं, लेकिन आप पीट तो नहीं सकते क्योंकि आपको जैसे ही पीटा तो फिर आप पीट जाएंगे घर वालों से। तो इसी का क्या है, तो आप ये इच्छा अपने मन में दबा के रख दोगे, अपने मन में दबा के क्या कर लोगे, संतोष की प्राप्ति कर लोगे। तो ये है दोस्तों दमन। समन क्या है दोस्तों, तत्काल इच्छा की पूर्ति नहीं होती, कुछ समय के लिए उस इच्छा को शांत कर देना। कैसे, जैसे कि तुरंत आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत कर देना। जैसे कि आपको भूख लगी, अब तेज भूख लगी, मान लो आप लाइब्रेरी में बैठो, आपको तेज भूख लगी और खाना तो है घर पर, अब आपको भूख लगी और आपको पता है कि आपकी एक क्लास लेनी है अभी आपको, तो आप इसके और इतनी भूख लगी कि आप वो क्लास बिना कुछ खाए तो ले ही नहीं सकते। तो आप इसके लिए क्या करोगे, दुकान पर जाओगे, पार्ले जी बिस्कुट खाओगे और फिर वापस बैठ जाओगे और क्लास पूरी करने के बाद घर जाके खाना खा लोगे। क्या किया आपने, एक बार के लिए भूख को शांत कर दिया। तो ये क्या है दोस्तों, समन, यानी तत्काल इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तत्काल आप खाना खाने के लिए घर नहीं जाओगे लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए दोस्तों आप पार्ले जी बिस्कुट खा के पुनः लाइब्रेरी में बैठकर क्लास लोगे। इसका क्या है, समय को शांत कर देना। तो यही है दोस्तों समन। आपको ये उदाहरण याद रखने हैं, वर्ड और फिर उदाहरण याद रखोगे। यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में आपका दूसरा भी उदाहरण आ जाएगा लेकिन आपको ये याद होगा तो वहां पर आप आंसर निकाल लोगे। अब तीसरा है दोस्तों आश्रित होना। पहला हमने पढ़ लिया अप्रत्यक्ष में दमन, दूसरा पढ़ लिया हमने समन, तीसरा है दोस्तों क्या, आश्रित होना। आश्रित होना दोस्तों क्या है, इसमें अर्थ समझिए, व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से सफल नहीं होता, दूसरों पर आश्रित कर लेता, वही करता जो दूसरे बताते। यानी कि बार बार असफल विद्यार्थी सफलता के लिए किसी अध्यापक पर आश्रित हो जाना। क्या है दोस्तों आश्रित होने का अर्थ क्या है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अपने प्रयास करते हैं, सफल होता है, सफल नहीं हो सकता दोस्तों, तो वो दूसरों की बातें मानता है, उसका
जो है वो उसको खुद पर विश्वास उठ जाता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है बार बार असफल होता है तो वो शिक्षक के पास जाएगा कि मुझे जो है वो आप अपनी रणनीति बनाइए, तो उस अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ता है और पास हो जाता है। उसे कहते हैं दोस्तों आश्रित। तो दमन हो गया, समन हो गया, आश्रित हो गया। अब होता है दोस्तों नकारना। ये क्या है सर? यानी कि व्यक्ति किसी कार्य के लिए स्वयं को योग्य नहीं मानता या क्षमताएं नहीं होती हैं उस व्यक्ति में। क्या होता है दोस्तों? किसी कार्य के लिए व्यक्ति स्वयं को या तो योग्य नहीं मानता या उसके खुद के अंदर एबिलिटी नहीं होती उस कार्य को करने की। जैसे कि रीट उत्तीर्ण नहीं होने पर व्यक्ति अध्यापक पर भर्ती को ही नकार देता है। कैसे? जैसे कि मान लो रीट के एग्जाम देना है, नंबर नहीं आए तो वो क्या कहेगा? वो ऐसे नहीं कहेगा कि वो कहेगा कि इस भर्ती ये क्या है मेरे लायक ही नहीं, इसमें जो है वो पेपर हार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो बहाना बनाएगा। या तो उसकी वो वास्तविक बात क्या है, उसकी योग्यता ही नहीं है कि वो रीट क्वालिफाई कर दे। तो यही है दोस्तों नकारना, यानी उस भर्ती को छोड़ देना, फिर उस भर्ती के बारे में वो बात करना ही बंद कर देगा, उस भर्ती के सोचना ही बंद कर देगा कि ये मेरे लिए लायक है ही नहीं, या उसकी वास्तविक बात ये उसकी क्षमता ही नहीं है। आगे बढ़े। दिवास्वप्न। व्यक्ति पद या वस्तु को प्राप्त नहीं तो कोरी कल्पना कर आनंद की अनुभूति कर लेता है। कैसे? व्यक्ति के पास या तो पद या वस्तु को प्राप्त नहीं होती तो कोरी कल्पना कर देता है। जैसे कि कैसे? एक बालक कहता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, जैसे कि बालक को निबंध लिखने के लिए देते हैं स्कूल में कि यदि मैं प्रधानमंत्री, तो वो बैठ बैठ के कल्पना करता है, सोचता है। अब वास्तविक बात है कि प्रधानमंत्री तो उसको कोई बनेगा नहीं, लेकिन क्या करता है वो कोरी कल्पना करता है। मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी को खाना खिलाता, सभी के लिए जो है वो मोबाइल देता, सभी को इंटरनेट प्रदान करता, सभी को शिक्षा देता। लेकिन ये क्या है दोस्तों? उसकी कोरी कल्पना। इसे क्या कहते हैं? दिवास्वप्न कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दिवास्वप्न। ये किशोरावस्था में दोस्तों अधिक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। कौन सा हमारा रहेगा? आगे रहेगा मनोरचन, प्रतिक्रिया, निर्माण। पुनः बता देता हूं। अप्रत्यक्ष में पहला दमन, दूसरा समन, फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों? दमन पढ़ लिया, समन पढ़ लिया, आश्रित पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों कौन? मनोरचन, प्रतिक्रिया, निर्माण। कर्म जरूरी नहीं है कि कर्म लगातार आपको याद हो, आपको सिर्फ करना है। ये अर्थ है, इसका अर्थ समझना है। प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक अर्थ आपको आना चाहिए, उसका उदाहरण आना चाहिए आपके माइंड में। मनोरंजन या प्रतिक्रिया निर्माण यानी व्यक्ति मौलिक व्यवहार से हटकर व्यवहार प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है सर जी? मौलिक व्यवहार से हटकर, जैसा बगुला भगत होना इसका उदाहरण है। कैसे? यानी कोई आपका मित्र है, आपसे अच्छी दोस्ती है, लेकिन वो क्या है आपको धोखा दे देता है किसी कार्य के लिए। तो क्या है? उसने मौलिक व्यवहार से हटके कार्य किया, आपका बगुला भगत होना कहलाता है उसका। यानी आपको धोखा दे दिया किसी आपका खास मित्र परिचित ने, तो वो क्या है अपने मौलिक व्यवहार, आपको उस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, उस व्यवहार के अकॉर्डिंग जो है वो अनिश्चित रूप से आपसे व्यवहार कर दिया। वही दोस्तों मनोरंजन प्रतिक्रिया निर्माण है। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, शोधन, मार्गंतीकरण या विवेकीकरण। ये क्या होता है सर जी? व्यक्ति समाज की रीति रिवाज बदलकर नए स्थापित या रीति रिवाज कर देते हैं, लोग इसे मानते हैं। कैसे? समाज में पहले अंतरजातीय विवाह जो है जातीय व्यवहार, ये व्यवहार कर लीजिए, यहाँ पर माफ कीजिए विवाह कर लीजिए, विवाह नहीं होते थे, परंतु वर्तमान में अंतरजातीय विवाह कानूनी मान्यता प्राप्त है। कैसा? इसका अर्थ हो गया शोधन, मार्गंतीकरण या विवेकीकरण। यानी कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो रीति रिवाज को बदल देता है। जैसे कि पहले अंतरजातीय विवाह नहीं होते थे, अब अंतरजातीय विवाह होने लग गए हैं, तो इसको क्या मिल गई? मान्यता। यही है दोस्तों आपके विवेकीकरण, मार्गंतीकरण या शोधन। अगला बिंदु पर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्यावर्तन, प्रतिगमन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन यानी व्यक्ति वर्तमान को भुलाकर भूतकाल के अनुसार व्यवहार करता है। कैसे करता है सर? यानी एक युवक का दोस्तों पत्नी का साथ झगड़ा हो जाने पर अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। यही दोस्तों प्रत्यावर्तन यानी प्रतिगमन। गमन यानी क्या? गमन यानी वापस, गमन, उसी स्थिति में गमन हो जाना, भूतकाल की स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे कि जो है छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या है रोते हैं बचपन में, तो अपनी माँ के गोद में जाके जो है वो माँ को जो है जो भी उसकी घटनाक्रम है वो बताते हैं। उसी प्रकार दोस्तों जब बड़ा हो युवक है दोस्तों, वो भी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाने के बाद अपनी जो है वो माँ के पास रोने लगता है। ये क्या दोस्तों? उसने भूतकाल में वापस चला गया दोस्तों, प्रतिगमन हो गया। यही है दोस्तों। चलिए प्रत्यागमन, जिसको समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी क्लास वापस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं, कम समय में अधिक थियरी आपको मिल जाएगी, एक भी पर्सन बार नहीं मिलेगी। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर समय लग रहा है दोस्तों। प्रत्यागमन, पलायन या पृथक्करण, इसे क्या कहता है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों? परिस्थिति अनुकूल नहीं लगती तो परिस्थिति से दूर जाना ही प्रत्यागमन है दोस्तों। प्रत्यागमन, परिस्थिति से दूर हो जाओ। पलायन, दूर भाग जाओ। पृथक्करण यानी अलग हो जाना। जैसे कि सास बहू के झगड़ा हो जाने पर जो समझदार हैं
होती हैं दोस्तों वो कुछ समय के लिए इधर उधर हो जाती हैं। आपने देखा ही होगा जनरली किसी सास या जो बहू होती है घर में उसका झगड़ा हो जाने पर कोई तो होती है दोस्तों थोड़ी देर के लिए जो है पड़ोस के पास चली जाती हैं और फिर थोड़ी देर बाद आता है तो उनका झगड़ा शांत हो जाता है। ये क्या है दोस्तों, प्रत्यागमन, पलायन, पृथक्करण, दोनों में फर्क समझिए। देखिए प्रत्यावर्तन, प्रतिगमन तो होता है भूतकाल में जाना, जैसे कि युवक पत्नी के झगड़ा होने पर माँ के पास जाके रोना, और प्रत्यागमन या पलायन यानी परिस्थिति से दूर दूर भागना, जैसे सास बहू के झगड़ा हो जाने पर समझदार होती हैं वो इधर उधर हो जाती हैं दोस्तों। चलिए विस्थापन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। विस्थापन, मतभेद होने पर दोस्तों क्या, मतभेद होने पर दोस्तों क्या, मतभेद होने पर दोस्तों या तो बातचीत बंद कर देते हैं या किसी एक क्षेत्र का आवेश दूसरे क्षेत्र पर प्रयोग कर देते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, चलिए मैं बताता हूं। विस्थापन, जैसे कि विस्थापन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक क्षेत्र का आवेश दूसरे क्षेत्र में प्रयोग कर लेना दोस्तों, यही है। जैसे कि मान लो कि आपको जो है वो किसी, आप ऑफिस में काम करते हो, आपको किसी ने कह दिया तो आप घर जाकर अब जो है उसका ऑफिस का गुस्सा होता है वो घर पर अपनी पत्नी वगैरह पर उतारते हो। ये क्या है दोस्तों, विस्थापन है। एक क्षेत्र की ऊर्जा दूसरे पर क्षेत्र पर प्रयोग करना। जैसे कि मान लो आपको जो है वो आप किसी सेमिनार में गए, वहां पर अच्छी अच्छी बातें मोटिवेशन दी, तो वो आप घर आकर जो है अपने बालकों में भी संस्कार प्रेरित करना चाहते हो। ये क्या है दोस्तों, विस्थापन है दोस्तों। चलिए औचित्य स्थापन या युक्तिकरण, व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है दोस्तों, असफल होने पर लक्ष्य में कमी बताने लग जाता है दोस्तों। ये संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इसका अर्थ तो क्या होता है दोस्तों, औचित्य स्थापन यानी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने पर असफलता मिलने पर कमी बताता है। जैसे लोमड़ी के खट्टे अंगूर। अब देखिए आपने जो है ये कहानी सुनी होगी कि लोमड़ी जो है खट्टे अंगूर होने के कारण जो है वो प्रयास करती है लेकिन उसे अंगूर प्राप्त नहीं होते, तो वो क्या कहकर चली जाती है कि ये अंगूर खट्टे हैं। यानी वो प्रयास करती हैं लेकिन उसको क्या है दोस्तों, मिलता ही नहीं है, तो फिर अंगूर पर ही वो कमी निकालने के लिए कहती हैं लोमड़ी के जो है वो अंगूर खट्टे। जैसे सामान्य उदाहरण दे दूं, जैसे कोई आप एग्जाम देने चले गए, मान लो पशु परिसर का एग्जाम देने चले गए, तो अब आपको जो है वो एग्जाम में आपको पता है, मान लो मैं जनरली उदाहरण देता हूँ, आप अपने पर लेना, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, इसको समझने के लिए जो है स्थानीय उदाहरण देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। मान लो पशु परिसर का आपको एग्जाम देने गए और वहाँ पर आपको पता चल गया हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आप क्या उसमें क्या निकालोगे दोस्त, जैसे कि उसमें कंप्यूटर जो है वो हार्ड आ गया, गणित हार्ड आ गई, जीके इतना आया ही नहीं, बाहर से क्वेश्चन आ गए। ये क्या है दोस्तों, आपको आपकी जो है वो क्षमता नहीं थी कि आप उसको एग्जाम को क्रैक करें, तो आप उसको क्या है असफलता होने पर उस एग्जाम में ही कमी निकालने शुरू हो गए। यही दोस्तों क्या है औचित्य स्थापन या इसको युक्तिकरण कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए प्रक्षेपण। ये क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी गलती दूसरों पर आरोपित करता है, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी एक गलती व्यक्ति को खुद की जो है गलती नहीं दिखाई, दूसरों पर गलती आरोपित करता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। याद कर लीजिएगा दोस्तों। उदात्तीकरण, ये क्या है दोस्तों, उदात्तीकरण ये दोस्तों व्यक्ति किसी एक क्षेत्र की ऊर्जा दूसरे क्षेत्र में उपयोग करता है। जैसे कि एक बाल्यावस्था का बालक जिसमें लिबिडो शक्ति होती है दोस्तों, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की उम्र में लिबिडो शक्ति का उपयोग क्या करता है दोस्तों, पढ़ने में करता है, चित्र बनाने में करता है, जो है वो विद्यालय में अपनी लिबिडो शक्ति का प्रयोग करता है, और सबसे बाल्यावस्था में सबसे नियंत्रण करता है, लिबिडो शक्ति की सबसे सर्वाधिक नियंत्रणता इसी में ये होती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। उदात्तीकरण, तादात्म्यकरण या आत्मीकरण, ये क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति एक क्षेत्र में सफल नहीं होता है तो अपने आप को ऐसे व्यक्ति से जोड़ता है जो एक क्षेत्र में तो असफलता होती है लेकिन दूसरे क्षेत्र में जो है वो सफल होता है। कैसे, एक क्षेत्र में तो असफल होता है लेकिन दूसरे क्षेत्र में वही व्यक्ति सफल होता है। जैसे कि एक बालक माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाने में स्थिति में अपने आप को सचिन तेंदुलकर से जोड़ने की तुलना करते हैं। कैसे, क्योंकि सचिन जो है 12th 10वीं में फेल है लेकिन क्रिकेट में सक्सेसफुल है, तो वही व्यक्ति कहता है कि मैं तो कोई बात नहीं 10वीं में फेल हो गया लेकिन मैं दूसरे कार्य में खतरनाक हूँ, मैं प्रभावित करता हूँ। यही इसका उदाहरण है दोस्तों। अगला देखिए अन्यायरोपण। ये क्या है दोस्तों, जब व्यक्ति किसी से विशेष प्रेम व दूर चले जाने पर उसकी वस्तु के साथ व्यवहार या संतोष प्राप्त कर लेता है। जैसे छोटे बच्चे के ननियाल चले जाने पर उसके दादा दादी द्वारा बच्चे के खिलौनों को बार बार सजा सवार कर रखती हैं। जैसे कि आप जो है वो अपने ननियाल चाहते हो तो आप वहां से आ जाते हो तो आपके पीछे कपड़े वगैरह खिलौने वो दादी धोती रहती करती रहती, क्योंकि उसके आपका लगाव हो गया। यही है दोस्तों अन्यायरोपण। अगला देखिए दोस्तों समझौतावादी। ये क्या है दोस्तों, इसका ध्यान रखिए। व्यक्ति किसी परिस्थिति या वास्तविक वस्तु को प्राप्त नहीं करता है तो दूसरी किसी प्रतिस्थापित रूप से समझौता कर लेता है। कैसे,
जैसे कि ऑफलाइन कक्षाओं में नहीं पढ़ने वाले बालक ऑनलाइन पढ़कर संतोष की प्राप्ति करते हैं। समझौतावादी, जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए आपको जो है वो साइकोलॉजी मनोविज्ञानिक किताब आपके पास पढ़ी है, लेकिन आप उससे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपने क्या सोचा, यूट्यूब पर पढ़ लेंगे। तो ये आपने क्या दोस्तों किया समझौतावादी, यही है दोस्तों इसका। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपने दमन पढ़ लिया, समन पढ़ लिया, आश्रित जो है दिवास्पन पढ़ लिया, आपने मार्गंतीकरण, शोधन या विवेकीकरण पढ़ लिया, आपने फिर बहुत सारे समझौतावादी, अन्यायरोपण, ये जो भी हैं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो भी शब्द है इसके पीछे उदाहरण याद रख लीजिएगा, आपका प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। चलिए अब दो रहे हैं दोस्तों, मैंने पढ़ा था पहले आपको पढ़ा दिया था प्रत्यक्ष जिसमें आपको 4 बताए थे, दूसरा पढ़ाया था अप्रत्यक्ष जिसमें दमन समन वगैरह हैं, और चौथा आपका रहेगा, तीसरा रहेगा दोस्तों आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे कि व्यक्ति क्रोध की स्थिति को शांत करने के लिए व्यवहार करता है। आक्रामक सीधा संबंध होता है दोस्तों क्रोध से। आक्रामक कब होता है, जब व्यक्ति को गुस्सा आता है दोस्तों। ये 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में दोस्तों क्या होता है, जिस परिस्थिति ने क्रोध उसी में मुकाबला कर उसी क्रोध को शांत करना, जिस परिस्थिति में उसको गुस्सा है वहीं उसको गुस्सा निकाल देना। जैसे कि 2 बालकों में झगड़ा हो जाने पर आपस में हाथापाई कर लेता, मतलब जहां झगड़ा हुआ वहीं हाथापाई कर लिया। ये क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष आक्रामक। और अप्रत्यक्ष आक्रामक क्या कहता है दोस्तों, जिस परिस्थिति में क्रोध पैदा हुआ वहां मुकाबला नहीं करता है, दूसरी जगह मुकाबला करता है, वही दोस्तों अप्रत्यक्ष आक्रामक है। कैसे, कक्षा में शिक्षक ने दोस्तों किसी बालक को जो है वो दंडित कर दिया, उसको डांट फटकार लगी, वह घर जाकर अपने छोटे भाई बहनों को लात घुसे मार देते हैं। ये क्या किया दोस्तों, अप्रत्यक्ष आक्रामक। यानी शिक्षक को छात्र की जो है वो मारने की क्षमता है नहीं, डरता है, तो वो घर जाकर अपने छोटे भाई बहनों को मार देता है, गुस्सा वहीं उतार देता है, वह है दोस्तों अप्रत्यक्ष आक्रामक। अब अंतिम रहा है दोस्तों क्षतिपूरक उपाय। किसी कमी की पूर्ति के लिए व्यक्ति किसी उपाय को काम करता है। कैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसी में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हैं। जैसे कि किसी क्षेत्र की कमी हो जाने पर उसी क्षेत्र में पूरा करना। जैसे कि किसी व्यक्ति में गणित में जो छात्र कमजोर हैं, गणित में भी अच्छे नंबर लाकर वहीं गणित में ही अच्छे नंबर लाके जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर लेना, ये है दोस्तों प्रत्यक्ष। और दूसरा है अप्रत्यक्ष, यानी कि एक क्षेत्र की कमी किसी दूसरे क्षेत्र में पूरा करना। जैसे कि गणित में कमजोर है लेकिन जो है वो बाकी सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर लाकर वही स्कोर कर देना, ये है दोस्तों अप्रत्यक्ष उपाय। तो ये थी समायोजन कुसंयोजन की पूर्ण क्लास, पूरी ले लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।